हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू लकी एजुकेशन। कल हमने आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम और क्वेश्चंस देखेंगे कि इस चैप्टर से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ चार्ज Q is placed inside the a charge Q is placed inside the sphere and outgoing flux is Q upon epsilon नॉट। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, एक चार्ज है जो कि Q है, जो कि प्लेस्ड है इनसाइड द स्फीयर एंड आउटगोइंग फ्लक्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बोल रहा है बेटा, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर is half, then outgoing flux H या will be। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बेटा चार्ज Q है और ये चार्ज Q जो है वो कहाँ रखा है बेटा, स्फीयर में रखा है और इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में कहा कि यदि बेटा उस स्फीयर की रेडियस को क्या कर दिया जाए बेटा, हाफ कर दिया जाए, तो आपको बताना है अब आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि जो गाउस लॉ जब हम पढ़ते हैं तो गाउस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि गाउस लॉ जो है, ठीक है, गाउस लॉ से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो जो बेटा ना तो शेप पर, ना ही साइज पर, ना ही कॉन्फ़िगरेशन पर और ना ही पोजीशन पर, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर ये होगा कि फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आउटगोइंग फ्लक्स जो है वो नो चेंज, आउटगोइंग फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना फ्लक्स पहले पास कर रहा था उतना ही फ्लक्स जो है वो अब पास करेगा। यानी कि बेटा देखो इधर कि ये जो है Q चार्ज यहाँ पर रखा है, रेडियस सपोज इसकी कितनी बेटा R है, अभी जो फ्लक्स पास कर रहा है वो कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये शेप पर डिपेंड नहीं करता है। अब इसकी रेडियस को हाफ यदि कर दिया गया है, यदि रेडियस कितनी कर गई है, R/2, तो अभी भी फ्लक्स जो है वो भी कितना पास करेगा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बेटा, पहला क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पूछा जा सकता है कि यूनिट से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन अभी करा दे रहा हूं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट जो है वो देखो, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना होता है, E डॉट ए होता है। फाई इक्वल टू कितना होता है, E डॉट ए। क्लियर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसकी यूनिट देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट या तो आपको पता है न्यूटन पर कूलम होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज से, और एरिया कितना बेटा, मीटर स्क्वायर। या तो इससे ऐसा लिख सकते हो, या फिर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस होती है, तो वोल्ट पर मीटर, और एरिया आपको पता है मीटर का स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो वोल्ट इंटू मीटर। तो इसकी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो या तो न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर या वोल्ट इंटू मीटर, ये यूनिट इसकी हो सकती है। क्या पता इससे डायमेंशन भी पूछ ले, तो आपको डायमेंशन भी मैं यहीं के ही बता दे रहा हूं। डायमेंशन, तो डायमेंशन जो है वो आपको पता है, न्यूटन है, फोर्स कितनी होती है डायमेंशन, ml t-2,
चार्ज की डायमेंशन आपको पता है 80 होती है, मीटर स्क्वायर एरिया का स्क्वायर है एल स्क्वायर। तो देखो कितना होगा, एम एल और L2 L3 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा -3 और A -1। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर यहाँ तक? तो ये अगला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। ठीक है बेटा, अब देखें अगला क्वेश्चन। इसके आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ के साथ, या फिर आप लिख भी सकते हैं। जब भी आप ये सीरीज देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन साथ के साथ लिख सकते हो, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन, ऑन गिविंग अ नेगेटिव चार्ज, on giving a negative charge to a soap bubble, then its radius will be। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको बोल रहा है कि एक सोप बबल है और उसको हम नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं, कोई भी चार्ज करें, चाहे नेगेटिव चार्ज करें उसको या पॉजिटिव चार्ज करें, तो उसकी रेडियस क्या होगी। ऑप्शंस दे रखे बेटा, इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी सेम, ऑप्शन डी नन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोप बबल को यदि हम चार्ज करें तो उसकी रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको बोल रहा है बेटा ये कोई सोप बबल है, ठीक है, और इस सोप बबल को हम क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज। सोप बबल एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो आपको देखना है कि जो चार्ज है वो कहाँ होगा, इसके सरफेस पर होगा। तो आपको पता है बेटा कि यदि हम इसका कोई एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लें यहाँ पर, तो बेटा लाइट चार्जेज हैं। कौन से चार्जेज हैं, लाइट। तो लाइट चार्जेज हैं, तो ये इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इधर और ये इधर, ऐसा। तो लाइट चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, तो रिपेल करने की वजह से इसकी रेडियस जो है वो हमेशा क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा आएगा बेटा, इंक्रीज आएगा। क्लियर बेटा तक? तो चाहे इसको पॉजिटिव चार्ज करें चाहे इसको हम नेगेटिव चार्ज करें, रेडियस जो है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज करेगी। क्लियर बेटा तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इधर, अब अगला जो है कंडीशंस जो है वो ये बोल रहा है, यूनिट का ही वो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्वेश्चन बन सकता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और साथ के साथ इसकी मैं डायमेंशन भी बता दूंगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, अभी अभी आपको बताया है कि E इक्वल टू कितना होता है, F/Q, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट देखते हैं, फोर्स की क्या होगी, न्यूटन, और चार्ज की कितनी होगी बेटा, कूलाम। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। तो न्यूटन पर कूलाम, या तो ये, या फिर इसका एक फॉर्मूला और होता है बेटा, E इक्वल टू V/D, यानी वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस। यहां से हम देखें तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर होगी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। डायमेंशंस की यदि हम बात करते हैं तो देखो डायमेंशंस जो है फोर्स और चार्ज, यहां से देख लें, फोर्स की होती है mL/T-2, चार्ज की होती है 80, ऊपर जाएगा mL/T-3 A-1। तो ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है तक? और देखते हैं यूनिट, और किस किस की यूनिट पूछ सकता है इस चैप्टर से। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, ये होता है।
यूनिट की यदि बात करेंगे तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और डिस्टेंस की कितनी होती है बेटा, मीटर होती है। क्या होती है, कूलाम इनटू कितना बेटा, मीटर। क्लियर बेटा अब तक? तो ये आपसे यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन छोटा सा न्यूमेरिकल है। छोटा सा न्यूमेरिकल वो ये बोल सकता है कि एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर में क्यू चार्ज रखा है। कितना चार्ज रखा है, क्यू। इस क्यूब के सेंटर में क्यू चार्ज रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऐसा। तो क्यू जो चार्ज है वो इस क्यूब के सेंटर पे रखा है, यानी कि एनक्लोज्ड है, और आपको पता है कि क्यू चार्ज से कितना फ्लक्स पास करता है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना करता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस क्यू चार्ज से, जो क्यू चार्ज एनक्लोज जो है क्यूब में, उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके फेस से कितना करेगा, इसके फेस से, हर फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो क्यूब में आपको पता है 6 फेसेज होते हैं, 6 फेसेज से ये फ्लक्स पास कर रहा है, तो हर फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, वो होगा बेटा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हर फेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसमें चेंज क्या कर सकता है, वैल्यू दे सकता है बस, केवल Q की वैल्यू कुछ दे दे। ठीक है, Q की वैल्यू कुछ दे देगा आपको, जैसे 2 माइक्रोकूलाम है या 3 माइक्रोकूलाम या 1 माइक्रोकूलाम से कितना फ्लक्स पास करेगा, ऐसा आपसे बोल सकता है। क्लियर बेटा यहाँ तक? इसी में एक क्वेश्चन और फ्लक्स पासिंग का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोलेगा कि कोई भी बॉडी दे देगा, कोई भी बॉडी दे दे, क्यूबिकल बॉडी दे दे, स्फेरिकल बॉडी दे दे, कोई भी बॉडी दे दे, और आपसे बोल रहा है कि इधर जो है वो चार्ज जो रखा है वो कितना रखा है, एक प्लस क्यू और एक कितना रखा है बेटा, माइनस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो कितना बेटा, प्लस माइनस क्यू है। तो फ्लक्स बताना है आपको। तो आपको पता है कि जो फ्लक्स होगा ना वो टोटल चार्ज होता है, और टोटल चार्ज यहाँ पर आपको पता है कितना है बेटा, 0 है। तो टोटल चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी कितना होगा बेटा, 0। तो फ्लक्स से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं कि ये फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्या होगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो टॉर्क है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टॉर्क है वो कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसका। तो टॉर्क है वो कितना होता है, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। या तो ऑप्शन ये हो सकता है, या फिर ऑप्शन बेटा क्या हो सकता है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये ऑप्शन हो सकता है। तो टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑप्शन में फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन हो सकता है। अगला इसी से टॉर्क से रिलेटेड देखो बेटा, कंडीशंस क्या पूछ सकता है। आपको बोलेगा कि इन केस ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, इन केस ऑफ मैक्सिमम टॉर्क the angle between dipole moment and electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना होगा। तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 90 डिग्री होगी, बिकॉज साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और इसी केस में ये मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। ठीक है,
इसी टॉर्क से क्वेश्चन और बोल सकता है बेटा, स्टेबल कंडीशन पूछ सकता है कि टॉर्क जो है उसकी स्टेबल कंडीशंस, टॉर्क जो है वो कितना बेटा स्टेबल कंडीशन में क्या होगा उसकी वैल्यू, या फिर आपसे बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टेबल कंडीशंस क्या होंगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टेबल कंडीशंस क्या होगी, या स्टेबल कंडीशन में टॉर्क कितना होता है। तो स्टेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में थीटा जो है वो कितना होता है बेटा, जीरो होता है। तो स्टेबल कंडीशन क्या है डाइपोल की, थीटा बराबर कितना होगा, जीरो, और इस कंडीशन में टॉर्क जो है वो भी कितना होता है बेटा, जीरो होता है। ध्यान रखना है कि स्टेबल कंडीशन टॉर्क की कितनी होती है बेटा, थीटा की वैल्यू जब जीरो होगी, यानी कि डाइपोल मूवमेंट जो है, जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि होता है तो वो स्टेबल कंडीशन होती है। इसी में आपसे बेटा अनस्टेबल कंडीशन भी पूछ सकता है। जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। थीटा की वैल्यू कितनी बेटा, 180 डिग्री, इस केस में भी टॉर्क जो है वो कितना होता है बेटा, जीरो। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल, दिस इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल, और दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, और ये क्या है इसका फॉर्मूला। तो ये चीजें आपको देखनी है कि टॉर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है। ओके, इसके बाद बेटा एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल्स, जो कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड हो सकता है, Q इक्वल टू एन ई, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में आपसे इलेक्ट्रॉन की नंबर जो है वो पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, n इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा आपको, 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। सॉल्व कर लेंगे इसको, 10 टू दी पावर 19 ऊपर जाएगा और 1.6, ठीक है, ये ऐसा ऊपर एक जीरो यहाँ से ले लेंगे, तो आई थिंक ये जो है वो अप्रॉक्सीमेट आता है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतना। क्लियर बेटा तक। तो ये कंडीशंस जो हैं वो किसकी है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कंडीशंस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का देखो, आपको बोल रहे हैं ये Q1 है और ये Q2 है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना बेटा, R। इस कंडीशन में फोर्स लग रहा है बेटा F, इस कंडीशन में फोर्स लग रहा है बेटा F। अब क्या करता है, इफ नई जो डिस्टेंस है उसको कितना कर रहा है बेटा, 3R कर रहा है, 3 टाइम्स कर रहा है, कितना कर रहा है, 3 टाइम्स। तो आपको पूछ रहा है देन F टेस्ट जो है वो कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर बेटा तक। तो इस कंडीशन में आप ऐसा देख सकते हो कि या तो आप फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको रिलेशन आना चाहिए। मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि F जो है वो कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन कितना बेटा, R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F डैश की यदि हम बात करते हैं तो F डैश कितना होगा, K Q1 Q2 R डैश कितना है बेटा, 3R, तो इसका स्क्वायर कितना होगा बेटा, 9R का होल स्क्वायर। आप ये देखें कि ये वाले भाई साहब जो है वो क्या बन जाएंगे बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F है तो ये कितना होगा, F अपॉन 9। तो F डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, F बाई 9, यानी कि इस केस में फोर्स जो है वो कितना होगा, F बाई 9 होगा। क्लियर बेटा तक। तो ये कंडीशंस जो है अगले क्वेश्चन की है। और देखो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको वैसे बता चुका हूं चार्ज की प्रॉपर्टीज में, तो अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल ये भी बन सकता है, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो थ्योरेटिकल है
लिख सकते हो। ये मैं इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकते हैं इस चैप्टर नंबर 1 से, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, कोई भी परेशानी ना हो। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना है, रिपीट करना है, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कोई भी लिख सकते हो आप, कि चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, लाइक चार्जेज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिख सकते हो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज लिख सकते हो, इनवेरियंस ऑफ चार्ज लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इधर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखो बेटा कि क्या है, दो चार्ज है बेटा, ये है बेटा 4Q और ये कितना है बेटा -2Q। ये चार्ज है 4Q और ये कितना है बेटा -2Q। इनके बीच का सेपरेशन कितना है बेटा R, और इस कंडीशन में फोर्स लग रहा है बेटा F। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब क्या करता है, इन दोनों चार्जों को क्या करता है बेटा, कांटेक्ट में लाता है। क्या करता है बेटा, कांटेक्ट। ये Q1 कंसीडर कर लें और इसको Q2 कंसीडर कर लें। इन दोनों चार्जों को कांटेक्ट में लेकर के आता है, यानी कि टच कराता है, और उसके बाद इनको उसी पोजीशन पर रख देता है, Q1 डैश और Q2 डैश, और ये सेपरेशन कितना है बेटा R। तो इस कंडीशन में बताना है आपको कि फोर्स कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दो चार्ज हैं, बीच का सेपरेशन R है, फोर्स F लग रहा है। फिर इसने क्या किया, दोनों चार्जों को कांटेक्ट में लेकर के आया और वापस उसी डिस्टेंस पे रख दिया, और आपसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा, पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ये करना है, पहले तो ये फोर्स देखना है कि ये वाला जो फोर्स है वो कितना लग रहा है। तो यहां से मैं F निकाल लूं, तो F की वैल्यू कितनी होगी, K, Q1 कितना 4Q, Q2 कितना 2Q, मैग्नीट्यूड लेते हैं, आपको पता है कूलाम्स में R²। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8K² अपॉन कितना R²। अब आपको पता है जब कांटेक्ट में लेकर के आते हैं ना, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन से क्या होता है, चार्ज डिवाइड होता है, और कितना होगा बेटा ये Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज हमारे सिलेबस में जो है वो बॉडी क्या है बेटा, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में जो चार्ज है वो इक्वल जाएगा। तो देखो Q1 की वैल्यू कितनी है 4Q, Q2 की वैल्यू कितनी है -2Q डिवाइड बाई 2। 4Q माइनस 2Q कितना होगा 2Q डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, Q आ जाएगा। यानी कि Q1 डैश की वैल्यू भी कितनी है Q, और Q2 डैश की वैल्यू भी कितनी है Q। इस केस में फोर्स देखते हैं, तो फोर्स कितना होगा K, Q1 डैश कितना है Q, Q2 डैश भी Q है, अपॉन कितना बेटा R²। तो अब आप ये देखो कि जो KQ² अपॉन R² है, ये KQ² अपॉन R² है, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी F/8 है। किसकी वैल्यू है ये KQ² अपॉन R²। तो इसकी जगह हम F/8 लिख सकते हैं। तो जो नया फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा बेटा F/8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है और न्यूमेरिकल टाइप में 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला जो न्यूमेरिकल में कराने जा रहा हूं वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो देखो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यहां पर दो चार्ज दे रखे हैं बेटा आपको, एक 8 माइक्रोकूलम और एक दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है यहाँ पर। इसको बेटा हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम,
2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इस सेपरेशन को हमें 6 सेंटीमीटर क्या करना है बेटा? चेंज करना है। ठीक है, तो इस सेपरेशन को या इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस को 6 सेंटीमीटर चेंज करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? ये आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस को 6 सेंटीमीटर और क्या करना है बेटा? चेंज करना है। तो उसके लिए वर्क डन जो है वो कितना होगा? तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वर्क डन टू चेंज द डिस्टेंस बाय 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस को चेंज करने के लिए हमें वर्क डन देखना है। अब बात आती है कि पहले चैप्टर में वर्क डन कहां से आ गया, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। वर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम यहां से क्या करेंगे? फोर्स निकालेंगे। तो इसका फोर्स जो है वो क्या होगा? तो फोर्स कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन r²। ये होगा। K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁻9 होती है। Q1 कितना है बेटा? 8 इंटू 10⁻6 है। Q2 कितना है? 2 इंटू 10⁻6 है अपॉन r², 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। यहां से आप फोर्स फाइंड आउट करोगे। फोर्स फाइंड आउट करने के लिए ये आपको फॉर्मूला देखना है। और वर्क जो है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू तो यहां से रखोगे और डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? 6 सेंटीमीटर है। तो इस वैल्यू को यहां पर इंटू 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 इंटू 10⁻2 और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? वर्क आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, ट्रिकी हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि यहां पर यदि वर्क डन की यदि बात कर रहा है तो वर्क डन जो है वो कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर बेटा यहां तक? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर एच। कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको याद रखना है। कंडक्टर के लिए कितना होता है बेटा? इनफाइनाइट होता है। कितना होता है बेटा? इनफाइनाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंडक्टर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। इसके बाद में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इसके मैं ऑप्शन दूंगा आपको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर में बी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर में बी। ऑप्शन है बेटा -3, ऑप्शन बी 0.6, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 6। ठीक है, तो ये आपको इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताना है कि क्या हो सकता है। आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, वो या तो K बोल दें या εr बोल दें। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से बड़ी या 1 से क्या होगी बेटा? छोटी ही होगी। 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी कभी नहीं होगी। तो यहां पर हम देखें, क्योंकि एयर के लिए जो है वो क्या होता है? 1 होता है, तो 1 से बड़ी ही होगी। तो यहां पर हम देखें कि 1 से बड़ा जो ऑप्शन है वो एक ही है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इंसुलेटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। क्लियर बेटा यहां तक? तो ये कंडीशंस आपको यहां पर देखना है। क्लियर? इसी से देखो ना क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं। आपको पता है कि कूलम्ब्स जो लॉ है, उस कूलम्ब्स लॉ में आपको
फोर्स पता होगा, कूलम्ब्स फोर्स कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मीडियम का फोर्स डिफाइन करने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते थे, तो आपको पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, परमिटिविटी की टर्म्स में होती है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स की टर्म्स में होती है एफ नॉट अपॉन एफ एम। क्लियर बेटा तक? यानी कि इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है आपसे कि रिलेटिव परमिटिविटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल, दोबारा से देखते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, या फोर्स जो है वो फ्री स्पेस का या एयर का डिवाइडेड बाय मीडियम का। ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि मीडियम का जो फोर्स है ना, मीडियम का फोर्स ये कितना होता है, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है आपसे, एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कैसे, देखो इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। बोलता है कि दो पॉइंट चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज हैं और दो पॉइंट चार्ज, इनके बीच में कोई मेटालिक मीडियम भर दिया गया। कौन सा मीडियम, मेटालिक। मेटालिक मीडियम है तो आपको पता है एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो बोलेगा कि फोर्स बता दो, अब फोर्स कितना होगा, तो मीडियम आ चुका है, तो आपको पता है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो उतने टाइम्स कम हो जाती है, तो एफ नॉट अपॉन इंफिनिटी, जो कि कितना होगा बेटा, 0। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ओके, इसी को एक बार ऐसा भी पूछा गया, आप ऐसा देख सकते हो कि यदि बेटा दो पॉइंट चार्ज हैं और वो एयर या वैक्यूम में रखे हैं, यदि उनके बीच में कोई मीडियम फिल कर दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्स होगा मीडियम में वो कम होता है। क्या होता है, कम। लेकिन मेटालिक मीडियम के केस में कितना होता है बेटा, 0 होता है। यहां पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से वही दो पॉइंट चार्ज हैं, इनके बीच में एक ग्लास प्लेट रख दे रहा है। कौन सी प्लेट रख रहा है, ग्लास प्लेट। तो ग्लास प्लेट रख दे रहा है, तो फोर्स बताना है कि फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कितना होगा बेटा, डिक्रीज करेगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, लेस। तो ये भी क्वेश्चन आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कंडक्टर के लिए कितनी होती है, इंसुलेटर के लिए क्या हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट फोर्स पर क्या पड़ेगा, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। क्लियर बेटा यहां तक? अगला क्वेश्चन, जितनी मैं छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हम अलग से देखेंगे, अभी हमारे छोटे ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला बोल रहा है बेटा, अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन entered perpendicular to the electric field, perpendicular to the electric field, then आपको बताना है, then path of electron will be, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में कल हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, छोटे क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो सकते हैं। यहां पर मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, ऑप्शन दूंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ी बन जाएगी, इसलिए जो है आपको मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। देखो बेटा इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले रहे हैं, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्लस टू माइनस होती है। तो कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के क्या हो रहा है बेटा, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है।
इस फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो आपको पता है बेटा कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन फील्ड में क्या आता है बेटा, मूव आता है, तो उस पर क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा, फोर्स। तो फोर्स लगता है, तो फोर्स लगने की वजह से, ठीक है, तो फोर्स लगने की वजह से क्या होगा बेटा कि देखो इधर ये ऐसे सीधा जा रहा होगा, ठीक है, माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और प्लस की ओर क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट होगा ये, ठीक है। तो ये पाथ क्या होगा बेटा, ऐसा हो जाएगा, यानी पाथ कर्व पर हो जाएगा, और इस पाथ को बोलेंगे बेटा पैराबोला। क्या बोलेंगे, पैराबोला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका पाथ क्या होता है बेटा, पैराबोला, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशंस जो हैं, ये कंडीशंस आपको देखनी है, इससे क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे कैसे बन रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको देखना है। क्लियर बेटा अंदर। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो देखेंगे वो और क्वेश्चन देखेंगे एक एक नंबर के, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या रिलेशन बन सकता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।